गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल पार्ट के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आप लोगों को विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, साथ ही औद्योगिक स्थिति, उद्योग एवं बाजार का संबंध, उद्योगों का वर्गीकरण, प्रयुक्त माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हमने आप लोगों को बताया था। इसके पश्चात स्वामित्व के आधार पर, पूंजी के आधार पर तथा कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर हमने आप लोगों को उद्योगों का प्रकार बताया था बच्चों। और कृषि आधारित उद्योगों के विषय में पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, जिसमें आप लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, पटसन उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और दोनों के क्षेत्र, दोनों का देश के आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान है, और साथ ही चीनी उद्योग, चाय उद्योग, रबर उद्योग, काफ़ी उद्योग पर भी हमने मतलब कृषि आधारित विभिन्न उद्योगों पर हमने शॉर्टकट प्रकाश डाला था। इसी के साथ ही खनिज आधारित उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विषय में आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में जानकारी दे दी थी, प्रदान की थी। सूचना प्रौद्योगिकी हमारा लास्ट टॉपिक था, जिस पर हम पुनः प्रकाश डालते हुए अध्ययन के क्रम को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या है हमारा टॉपिक। और साथ ही हमने पेट्रो रसायन उद्योग पर भी प्रकाश डाला था, जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग का एक ही पार्ट है इंजीनियरिंग, मतलब एक पार्ट है इसी का इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें इंजीनियरिंग में क्या होता है कि छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे छोटे चीज़ों के विषय में हमने आप लोगों को पेट्रो रसायन के संबंध में बताया था। इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे जलपोत का निर्माण हुआ, जलपोत यानी जलयान, वायुयान, रेल इंजन, तो इन सब का जो निर्माण किया जाता है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आता है बच्चों। और जो इसके केंद्र हैं यानी जहाँ पर ये बनाए जाते हैं उनके विषय में प्रकाश डाल दे रहे हैं। जलपोत निर्माण यानी पानी का जहाज कहाँ कहाँ बनता है। मुंबई महाराष्ट्र में मझगांव जगह का नाम है, मझगांव डाक लिमिटेड स्थान पर जलपोत का निर्माण किया जाता है। मुंबई में ही नेवल डाकयार्ड लिमिटेड द्वारा जलपोत का निर्माण किया जाता है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कंपनी द्वारा जलपोत का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से कोचीन केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जलपोत का निर्माण किया जाता है। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, जो कि एक व्यस्ततम बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह के पश्चात, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जलपोत का निर्माण किया जाता है। और गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाता है जलपोत का। अब है रेल इंजन के कोच कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में
चितरंजन जगह का नाम है और कंपनी का नाम है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड। यह क्या बनाती है बच्चों? रेल इंजन का कोच। दूसरा है पश्चिम बंगाल में ही है, जगह का नाम है टीटागढ़ और कंपनी का नाम है, फैक्ट्री का नाम है टीटागढ़ कोच फैक्ट्री। तीसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, जिसे वाराणसी में जगह जो है उसको हम लोग DLW कहते हैं शॉर्टकट में। पूरा नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड, DLW। डी से डीजल, L से लोकोमोटिव, W से वर्क लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला स्थान है, ये क्या है? रेल इंजन कारखाना बनाने का जगह। अगला है कपूरथला पंजाब, रेल कोच फैक्ट्री। और लास्ट है पेराम्बदूर तमिलनाडु और फैक्ट्री जहाँ पर बनाया जाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या बनाती है बच्चों? रेल इंजन कोच का निर्माण इन स्थानों पर किया जाता है। और मोटर गाड़ी उद्योग जो है वह भारत में 15 वर्षों से भी कम समय में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण नई तकनीकी ने इस उद्योग को विश्व स्तरीय विकास में नया स्थान दिया है। और मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं बच्चों? यह है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, हैदराबाद, जमशेदपुर, दिल्ली और बंगलुरु के आसपास मोटर गाड़ी उद्योग स्थित है। वर्तमान में सवारी कारों के 15 व्यावसायिक वाहनों के तथा 9 दोपहिया व तिपहिया के 9 कारखाने स्थित हैं। यानी कि टोटल जो हैं वो 33 कारखाने मोटर गाड़ियों से संबंधित भारत में प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रहे हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर के विषय में हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा था और इस पर भी हम शॉर्टकट प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं? ट्रांजिस्टर सेटों से लेकर टेलीविज़न, सेलफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और दूरसंचार तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए आवश्यक अन्य उपकरण आदि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी वर्तमान में भारत में 46 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं, जिनमें 30% कर्मचारी कार्यरत हैं और तीव्र गति से वृद्धि के कारण BPO क्षेत्र देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत बन गया है। और महत्वपूर्ण IT केंद्र बंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद तथा पुणे है। आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्व। तो किसी भी देश के
तीव्र आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रौद्योगिकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश दुर्बल होता है और उसकी अर्थव्यवस्था संकुचित होती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों की आर्थिक विकास में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का क्या महत्व हो सकता है। उद्योग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारों की संख्या देश में कम होती है और साथ ही रोजगार प्राप्त लोगों की आय में वृद्धि होती है। तो उनके रहन सहन का स्तर भी क्या होगा, अच्छा हो जाता है, सुधर जाता है, उच्च हो जाता है। और जब लोगों के रहन सहन का स्तर सुधरेगा, इनकम अधिक होगी, आय अधिक होगी, तो बचत भी लोग करते हैं। तो इस प्रकार बचत होती है और पूंजी निवेश करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। और सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि उद्योग किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के नागरिक के विकास में जो है वह महत्वपूर्ण सहायक होता है। उद्योगों के विकास के बिना व्यक्ति के विकास की, देश के विकास की कल्पना ही नहीं हो सकती है। उद्योगों से मिलने वाले विभिन्न करों के कारण ही सरकारी आय में वृद्धि होती है और सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जनहितकारी कार्य समय पर कर पाती है, करने में सक्षम होती है। तो बच्चों, ये थे आर्थिक विकास में उद्योगों का योगदान या महत्व। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वह है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिसके विषय में अभी हमने बताया। और इसके द्वारा तब जो ये उद्योग हैं, इनके द्वारा क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, अब हम उस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों। तो टॉपिक है हमारा अगला क्या, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। क्या टॉपिक है, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। तो यद्यपि क्या है कि उद्योगों का भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनके अपशिष्ट उत्पादों में वायु जनित छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से प्रदूषण बच्चों? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और प्रदूषण के अन्य कारकों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है, यानी कि जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से होने वाला जो प्रदूषण होता है वह भी इसमें प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो यद्यपि उद्योगों की क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा कि हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई गलत परिणाम भी सामने आता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कई बार कहा है और आपने सभी लोगों के मुख से सुना होगा कि कोई भी चीज़ पूर्णतः अच्छी नहीं होती है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा एक समान नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से उद्योग भी केवल लाभ ही नहीं प्रदान कराते हैं, बल्कि उनसे कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो लाभ क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। और क्या क्या हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में सहयोग करते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और
जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं वो पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम जल प्रदूषण पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों। वायु प्रदूषण। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों के जो है आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें कि गैसों की मात्रा निश्चित है और किसी गैस की अधिकता एवं कमी के कारण क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाता है। तो जब किसी गैस की अधिक अनुपात हो जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडल दूषित हो जाएगा। तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर जो नुकसानदेह गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि धुएं से निकलता है, वायु को प्रदूषित कर देता है, यानी वायु को जहरीला बना देता है। धुआं, जहाँ पर अधिक धुआं हो वहाँ पर क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे। रसायन एवं कागज उद्योग को तो आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इन उद्योगों से संबंधित फैक्ट्रियां नहीं हैं, शहरों में हैं। और लेकिन ईंट के भट्ठे सभी लोगों ने देखे होंगे, हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोगों ने ही देखे होंगे। आपने उसकी चिमनी से निकलता हुआ धुआं देखा है बच्चों, इतना गहरा काला धुआं निकलता है। तो आप ज़रा कल्पना करिए कि वो धुआं जो है वायु को कितना प्रदूषित करता होगा। इसी तरह से तेल शोधनशालाएँ जो होती हैं अपने क्षेत्र में, इधर नहीं है तेल शोधनशाला, मथुरा में है उत्तर प्रदेश में। और प्रगलन यानी गलाने वाला, जो धातुओं को गला करके सामान बनाया जाता है, उद्योग, प्रगलन उद्योग। जीवाश्म ईंधन जो कोयला है और अन्य प्रकार के जितने जीवाश्म ईंधन हैं, दहन उनके जलाने से तथा छोटे छोटे कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला होता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। तो जीवित केवल जीवधारियों को ही नहीं, बल्कि क्या होता है, इससे इमारतें भी प्रभावित होती हैं। तो इमारतों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इनके कलर बदल जाते हैं। जैसा कि आपने समाचार में सुना होगा कि अब वो क्या हो रहा है, ताजमहल, उसकी सफ़ेदी, उसके चमक में कमी आ रही है। और तो ये किसके कारण है, प्रदूषण के कारण हो रहा है बच्चों। और इसके बाद आता है जल प्रदूषण। तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, जो गंदा जल कंपनियों से, फैक्ट्रियों से और घरों से सबके निकलता है और नदी में गिरता है, उससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, कागज लुगदी, रसायन वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक दवाएं जो बनती हैं, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं, यानी बहा देते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। और भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में
फ्लाइयश, फोस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। क्या क्या है बच्चों? फ्लाई ऐश, फोस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ जल को प्रदूषित करती हैं। इसके साथ ही जल प्रदूषण का कारण जो है ये कंपोस्ट खादों का प्रयोग जो कृषि क्षेत्र में किया जाता है उससे भी जल और वायु प्रदूषित होता है। और इसके बाद है तापीय प्रदूषण, यानी तापमान से बढ़ने वाला जो प्रदूषण होता है उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। जब कारखानों तथा ताप घरों से, ताप घर यानी जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है जिस स्थान से, उस स्थान को ताप घर कहा जाता है। तो ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। गर्म जल कैसे होता है? आपने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत पढ़ा है कि क्या होता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है जिसमें बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं और वह जल को काफ़ी ऊंचा उछालते हैं जिससे जल गर्म हो जाता है और उससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो यह गर्म जल जो होता है उसको बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में बांधों द्वारा छोड़ दिया जाता है। नहरें निकाली गई हैं बांधों में, तो छोड़ दिया जाता है। तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। तो वो जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। अभी जैसा कि हमने बताया, मृदा यानी भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों में सहसंबंध पाया जाता है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाती हैं और यही जल के प्रदूषण के भी कारण होते हैं। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि केवल भौमिक जल ही नहीं बल्कि भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है वह भी प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण यानी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य जो शारीरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें व्यवधान पड़ता है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। और जनरेटर जो औद्योगिक तथा निर्माण कार्य होते हैं उनमें जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं बच्चों? जनरेटर आता है, लकड़ी चीरने की कारखाने, आरा मशीन जिसे बोलते हैं, और गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल। जो घर में वायरिंग होती है आपने देखा होगा, सुना होगा, उसकी आवाज़ कितनी कर्कश आती है, वो मशीन जो दीवारों में छेद करता है। तो ये सब क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। हवाई जहाज़, ट्रेन की ध्वनि जो होती है, ये सब अगर आप लगातार बैठे रहें, सुनते रहें तो आपके सुनने की गति क्षीण हो जाएगी। तो ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। और
हाँ, इसमें ध्वनि जो होता है अधिकतम सुनने की क्षमता जो मनुष्य को होती है 85 डेसिबल होती है। इससे अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। और अगला टॉपिक, जैसा कि अभी हमने बताया, क्या है, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में निम्नीकरण मतलब होता है नीचे धंसना, किसी चीज़ का नीचे धंसना निम्नीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, पर्यावरणीय शब्द जुड़ा हुआ है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले जो चीज़ें हैं उसे पर्यावरणीय निम्नीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, यानी इसको कैसे सुधारा जाए कि पर्यावरण प्रदूषित न हो। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तब अगर 1 लीटर गंदा पदार्थ कारखानों द्वारा निष्कासित हो रहा है तो उससे 8 लीटर जल प्रदूषित होगा। और औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ उपाय हैं। जैसे पहला क्या है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा इसे रोका जा सकता है। किसको, जल प्रदूषण को। दूसरा है जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, जो कि आप लोगों को जल संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं। वर्षा जल संग्रहण शुष्क प्रदेशों में ढलवा छतें बनाई जाती हैं और पाइपलाइन द्वारा हौज बना करके उसमें वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। एक हौज से दूसरे हौज में पानी शुद्ध किया जाता है और इसके बाद उस पानी को वर्षा काल के बाद उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार वर्षा जल का संग्रहण करके जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। अगला है नदियों तथा तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उसका क्या कर लेना चाहिए, शोधन कर लेना चाहिए। और औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, पहला शोधन यांत्रिक साधनों द्वारा। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित। दूसरा प्रक्रिया क्या है, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन। पहला यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, दूसरा जैविक प्रक्रिया द्वारा। तीसरा जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। और जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। और वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ होनी चाहिए। तब कारखानों के लिए ऐसा नियम होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में यह नियम बनाया गया है कि चिमनी ऊंची होती है और जो लोग नहीं बनवाते हैं तो उन पर गवर्नमेंट जुर्माना भी लगाती है। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। और कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस का प्रयोग धुएं से निष्कासन में कमी लाई जा सकती है, यानी तेल और गैस का प्रयोग अधिक करना चाहिए।
मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों व साइलेंसर लगाया जाए। क्या करना चाहिए? मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर, तब मशीन का प्रयोग करते समय क्या करें कि जनरेटर के साथ साइलेंसर लगा दें ताकि अधिक ध्वनि न हो। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हों तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी लगाना चाहिए। इस प्रकार जो है पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कर सकते हैं। तो अब हमारा इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन शब्दों पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है? विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। फिर से एक बार, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान रूप में परिवर्तित करना और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। दूसरा है समूहन बचत। नगरीकरण की स्थिति में नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। यानी नगरों के आसपास केंद्रीय और संकेंद्रित उद्योग को समूहन बचत कहते हैं। फिर है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिसका उत्पादन सीधे उपभोक्ता के उपयोग हेतु किया जाता है उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। बृहद उद्योग किसे कहते हैं? यदि किसी उद्योग में निवेश की राशि 100 करोड़ से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? बृहद उद्योग। तो 100 करोड़ से अधिक राशि वाले निवेशित उद्योग को क्या कहते हैं? बृहद उद्योग कहते हैं। इसके बाद अगला है सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित प्रतिबंधित उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। तब सरकारी क्षेत्र में जो सरकार के एजेंसियों द्वारा उद्योग संचालित और प्रबंधित किया जाता है उसे सरकारी उद्योग कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इसके बाद है निजी क्षेत्र के उद्योग या प्राइवेट सेक्टर के उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, उनका सारा प्रबंधन उन्हीं के द्वारा संचालित होता है, उसे प्राइवेट सेक्टर के उद्योग कहते हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रीज यानी निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथों में होता है और उनका प्रबंधन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उसे निजी क्षेत्र के उद्योग यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगला संयुक्त उद्योग, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों तथा श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है,
उसे क्या कहते हैं? सहकारी उद्योग। यानी इसमें श्रमिक और उत्पादक दोनों की सहभागिता होती है। किस उद्योग में बच्चों? सहकारी उद्योग में। इसके बाद हल्के उद्योग किसे कहते हैं? लाइट इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल तैयार करते हैं उसे हल्के उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे विद्युत उद्योग। विद्युत उद्योग में छोटे छोटे, आप देखेंगे एक बल्ब में ही कितने छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट बनाए जाते हैं उसे किस उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है? हल्के उद्योग, लाइट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है खनिज आधारित उद्योग। जो उद्योग खनिज उत्पादों को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? जो खनिज उत्पादों को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसी तरह से कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो कृषि से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर जिन उद्योगों की स्थापना की जाती है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कागज उद्योग आदि। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विषय में पढ़ा। उद्योगों से होने वाली हानियों के विषय में पढ़ा और उन्हें किस प्रकार से, उन हानियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और उद्योग किस प्रकार से किसी देश के विकास में, देश की जनता के विकास में सहायक होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया बच्चों। और जो कठिन वर्ड आए थे उनके विषय में भी हमने आप लोगों को बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चैप्टर जो है वह आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी जल्दी क्लास चलने की उम्मीद नहीं दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से, और कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमने आपको नहीं बताया, उनको भी बता दे रहे हैं जो हमको कठिन लग रहा है। इस चैप्टर में परिष्कृत शब्द आया था उद्योगों के अंतर्गत। तो परिष्कृत किसे कहते हैं? अच्छी तरह ठीक और साफ किया हुआ परिष्कृत कहलाता है। किसी चीज़ को अच्छी तरह से ठीक से साफ करना परिष्करण या परिष्कृत करना कहते हैं। अवशोषित करना किसे कहते हैं? तो जिसका अंत किया गया हो उसे अवशोषित कहते हैं। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण वर्षा जल के अंतर्गत हमने बताया आप लोगों को। जल का पुनर्चक्रण होता है तो कैसे होता है? उपयोग में लाई जा चुकी वस्तुओं को संभाल कर रखने और उन्हें फिर से उपयोग में लाने की क्रिया को पुनर्चक्रण। इसके अंतर्गत आप खनिज पदार्थों को भी ले सकते हैं। खनिज में जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है, इन सब का क्या होता है कि बार बार हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे सोने से ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी एक बार टूट जाती है, फिर हम उसको बदल देते हैं, फिर वो गलाई जाती है, फिर दूसरे स्वरूप में वो काम में आ जाती है। इसी तरह से लोहे
को हम बार बार प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न धातुओं का प्रयोग जो हम बार बार करते हैं उसे क्या कहेंगे? पुनर्चक्रण, यानी उपयोग में लाई जा चुकी, एक बार हम उसको उपयोग कर चुके हैं और फिर क्या हो रहा है कि वस्तुओं को संभाल कर रखने और उन्हें फिर से उपयोग में लाने की क्रिया को करते हैं, तभी उसको हम बदलते हैं, संभाल कर रखते हैं तभी ना बदलते हैं। और फिर हमें उससे दूसरी वस्तु मिल जाती है, तब सोने की ही हम जो भी वस्तु चाहते हैं उसको बदल करके ले लेते हैं, बनवा लेते हैं। तो इससे क्या कहेंगे? पुनर्चक्रण, यानी पुनः उपयोग में लाई जाने योग्य बनाया जाना। तो बच्चों, इस प्रकार यह चैप्टर यानी विनिर्माण उद्योग ही समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।